हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो है आपका चैप्टर 21 ऑफ सीआरपीसी 21A, जो सौदा विभाग यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं प्ली बार्गेनिंग। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें प्री और मेंस में काफ़ी बार पूछा जा चुका है जुडिशरी के, और यदि आप एलएलबी कर रहे हैं वहाँ भी इम्पोर्टेंट है। तो प्ली बार्गेनिंग होती क्या है और इसकी प्रक्रिया क्या है, विद डायग्राम आगे हम समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो बने रहेंगे एंड तक हमारे साथ और लाइक ज़रूर करिएगा यदि आपको समझ में आता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये है आपका 2021 के एमपीसीजे में पूछा गया एक क्वेश्चन है कि सौदा विभाग से संबंधित सीआरपीसी के अध्याय 21A कौन से अपराधों या अभियुक्त व्यक्तियों पर लागू होता है, यानी किस अपराध पर लागू होता है, इसको हम पढ़ने वाले हैं 265A में। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है 265C के बारे में, जहाँ पर म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन यानी कि पारस्परिक संतोष पर निपटान के लिए जो मार्गदर्शी सिद्धांत बताए गए हैं उसका वर्णन करने के बारे में ये बताया गया था। इसको 265C को हम पूरा डायग्राम के फॉर्म में समझने वाले हैं। तो 265A और B को हम डायरेक्ट समझेंगे। ठीक है। उसके बाद 265C से लेकर आगे जितने भी सेक्शन है उसको हम डायग्राम फॉर्म में समझने वाले हैं, जिसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। यदि आप डायरेक्ट में पढ़ेंगे बाद में तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब आगे। अब चैप्टर 21A, अब इसके बारे में थोड़ा पहले हम बात कर लेते हैं जनरल यहाँ पे। तो सबसे पहले तो सौदा विभाग यानी कि प्ली बार्गेनिंग होता क्या है। तो प्ली बार्गेनिंग का मतलब होता है, प्ली का मतलब क्या होता है, दलील देना, और बार्गेनिंग का मतलब होता है कि वहाँ पे जो मोल भाव करना। जैसे कि आप किसी दुकान पे जाते हैं तो कोई सामान लेते हैं तो वहाँ पे आप मोल भाव करते हैं उसके रेट में। उसी प्रकार से यहाँ पे जो अपराध हो रहा है, अपराध की जो सज़ा होती है, ठीक है ना, जो सज़ा होती है उसके बारे में मोल भाव किया जा रहा है कि कुछ कम सज़ा हमको दिया जाए, हम अपना अपराध स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पे जो भी स्वीकार किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें जो हो रही है ये प्ली बार्गेनिंग के अंतर्गत, ये सिर्फ इसी चैप्टर के अंतर्गत अप्लाई होगा, कहीं और अप्लाई नहीं कर सकते। कि यहाँ पे आपने प्ली बार्गेनिंग में आपने कहा था कि अपराध आपने किया है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि प्ली बार्गेनिंग के अलावा जो ट्रायल चल रही थी वहाँ पर इसका यूज हो, वहाँ पे यूज नहीं होगा। ये सिर्फ जो बातें हो रही है ये सिर्फ चैप्टर 21A के लिए ही है, इसके बाहर इसका कोई यहाँ पे महत्व नहीं है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम बात करें तो जो सौदा विभाग हो गया, तो जो मूल सीआरपीसी थी वहाँ पर इसका कोई भी प्रावधान नहीं था। ये 2005 का सिर्फ संशोधन किया गया और यहाँ पे 5/7/2006 से ये लागू है। और ये लिया कहाँ से गया है, ये यूएसए से लिया गया, यूएसए को देखते हुए यहाँ पर लिया गया है। अब यूएसए में क्या होता था, कोई भी अपराध होता था तो वहाँ पे जनरली स्वीकार कर लिया जाता था। ठीक है। तो वहाँ पे ये सौदा विभाग था, वहाँ पे प्ली बार्गेनिंग का सिस्टम था, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा अधिकतर जो केसेस होते थे वहाँ पे कन्विक्शन होता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो अपराध है उसको स्वीकार कर लिया जाता था, तो वो प्ली बार्गेनिंग कहलाता था, जहाँ पे सज़ा कम हो जाती थी। तो ये कहलाता है आपका प्ली बार्गेनिंग, जो यूएसए से लिया गया था। यूएसए का कॉन्सेप्ट है, जिसको अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पे चैप्टर 21A में प्ली बार्गेनिंग को लाया गया। अब ये लाया क्यों गया, तब यहाँ पे जो है ये समय बचाने के लिए सौदा विभाग होता है। अब समय कैसे बचेगा, अब मान लीजिए जो ट्रायल चलती है, ये इसका जो ट्रायल है, ठीक है ना, ये ट्रायल नहीं होता, एक अलग ही प्रोसीजर चलता है इसका सौदा विभाग का। ठीक है। ट्रायल से भिन्न यहाँ पे प्रोसीजर चलता है। तो ये समय बचाने के लिए, यानी जब ट्रायल चलेगी तो अधिक अधिक समय लगेगा, वहाँ पे विटनेस आएंगे, ठीक है ना, वहाँ पे इनका एविडेंस रिकॉर्ड होता है, एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद क्रॉस होता है, ये सारी चीज़ें होती है, तो इसमें टाइम लगता है। और यहाँ पे अभियुक्त को ज़्यादा जेल में भी रहना पड़ सकता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, यदि अभियुक्त चाहे तो यहाँ पे एक आवेदन देता है, तो उसके बाद यहाँ पे उसको सौदा विवाद किया जा सकता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि अभियुक्त के आवेदन पर ही होगा, यानी कि ये प्ली बार्गेनिंग जो है वो प्ली बार्गेनिंग कैसे किया जाएगा, जब एक्यूज जो है वो एप्लीकेशन देता है वो भी स्वेच्छा से होना चाहिए। ठीक है। जब स्वेच्छा से आवेदन देता है किसको, कोर्ट को, कौन से कोर्ट को, जहाँ पर उसका ट्रायल चलने वाला है वहाँ पर ही वो इसका आवेदन देता है।
और तीसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि 7 वर्ष या 7 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय अपराध के बारे में ही यहाँ पे प्ली बार्गेनिंग होती है। इससे ऊपर का 7 वर्ष से अधिक का कारावास से दंडनीय कोई अपराध है, मृत्यु दंड से दंडनीय है, ठीक है ना, LI यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट आजीवन कारावास से संबंधित है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का यहाँ पे प्ली बार्गेनिंग नहीं हो सकता है। अब दूसरी और एक लास्ट कि ये जो पुलिस रिपोर्ट पर या फिर परिवार दोनों तरह से संशित मामले में यहाँ पे प्ली बार्गेनिंग हो सकती है, चाहे पुलिस रिपोर्ट पे संशित मामले हो या फिर दोनों तरह या फिर परिवाद हो, दोनों तरह के मामले यहाँ पे संशित हो सकते हैं जहाँ पे इसका प्ली बार्गेनिंग किया जा सकता है, लेकिन 7 वर्ष से या उससे कम कारावास से दंडनीय अपराध होना चाहिए। ये तो होगी जनरल बातें। अभी कहाँ कहाँ लागू नहीं होता ये आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें चैप्टर 21A जो सौदा विभाग है। सब यहाँ पे हम पहले बता चुका हूँ 265A और B इन दोनों को हम बैरेक्ट से देखने वाले थे। यदि आपके पास बैरेक्ट है तो जरूर ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। तो 265A क्या कहता है कि अध्याय का लागू होना। अब अध्याय कहाँ पर लागू, जैसे कि पहले क्वेश्चन बता चुका हूँ कि कहाँ पर लागू होगा, कौन से अपराध में लागू होगा, ये आपको लिखना था 265A, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि यह अध्याय ऐसे अभियुक्त के संबंध में लागू होगा। कैसे अभियुक्त के संबंध में, अब यहाँ पे 2 पॉइंट बताए गए हैं A और B। पहला पॉइंट क्या कहता है कि पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा 173 के अधीन अविकथित करते हुए रिपोर्ट अग्रेषित की गई, यानी कि जो 173 के तहत 173 क्लॉज 2, अब यहाँ पे जो रिपोर्ट पेश की जाती है उसके माध्यम से कहाँ जाता है मामला, कोर्ट में जाता है। पहले इन्वेस्टिगेशन करती है पुलिस, इसके पहले क्या हुई होगी, FIR हुई होगी। FIR होने के बाद इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद क्या हुआ, जो मामला कहाँ पहुँचा, कोर्ट में पहुँचा, संज्ञान लिया गया कोर्ट के द्वारा। तब यहाँ पे क्या होता है, ये सौदा विभाग का ये चैप्टर यहाँ पे आता है। इसके पहले नहीं आएगा, ठीक है, कि FIR हो गई और आप कहाँ चले गए, बोल रहे हैं हमको सौदा विभाग करना है, प्ली बार्गेनिंग करनी है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। प्ली बार्गेनिंग कहाँ पे आएगी, जब 173 के अधीन जब रिपोर्ट पेश कर दी जाती है पुलिस के द्वारा, पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन किया गया है उसकी एक रिपोर्ट होती है, 173(2) के तहत पेश की जाती है। ये 173 मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है ना, यदि आपने नहीं पढ़ा तो मेरे चैनल पर जा के देख सकते हैं। तो वहाँ पे जब रिपोर्ट भेज दी जाती है तो उसके द्वारा ऐसे अपराध से भिन्न कोई अपराध किया गया तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 वर्ष, अब यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे बात सिंपल सी ये है कि यदि जो 7 वर्ष या उससे कम का है, ठीक है, 7 वर्ष या उससे कम के दंडनीय अपराध है, तब यहाँ पर उसका क्या किया जा सकता है, प्ली बार्गेनिंग की जा सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही आया कि जब 173 के दिन जब पुलिस रिपोर्ट पे मामला संशित हुआ है उसके आधार पर रिपोर्ट भेज दी जाती है, और यहाँ पे क्या होता है कि जो भेजने के बाद यदि संज्ञान जब लिया जाता है तो वो क्या कहता है, अभियुक्त कहता है कि जो भी अपराध है उसको मैं स्वीकार करता हूँ, मैं प्ली बार्गेनिंग करना चाहता हूँ, आप जो भी सज़ा है उसकी मात्रा को कम कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात आ गई, प्ली बार्गेनिंग कौन करेगा, सबसे पहले कि पुलिस रिपोर्ट पे संशित मामले में। और दूसरी चीज़ आती है कि मजिस्ट्रेट ने परिवाद पर उस अपराध का संज्ञान ले लिया है जो उस अपराध से भिन्न जिसके लिए तत्सम प्रवृत्ति मृत्यु आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक के अवैध के कारावास दंड का बने, यानी कि जो कारावास से संबंधित प्रावधान ये दोनों में सेम है, ठीक है ना। 7 वर्ष या उससे कम का होना चाहिए, ऊपर वाले में भी है, 7 वर्ष या उससे कम होना चाहिए नीचे वाले में, यानी कि B नंबर में ही भी है। तो चाहे पुलिस रिपोर्ट पे मामला संशित हो, ठीक है, A नंबर का पॉइंट, और B नंबर का पॉइंट चाहे कंप्लेंट पे आए, ठीक है, चाहे कंप्लेंट पे आए तो वहाँ पर भी क्या किया जा सकता है, प्ली बार्गेनिंग की जा सकती है। ये दोनों पॉइंट आ गए। तो यहाँ पे जब मान लीजिए धारा 200 के अधीन परिवादी और साक्षी की परीक्षा कर लेने के पश्चात जब कंप्लेंट फाइल होती है तो चैप्टर 15 में आपने देखा होगा कि वहाँ पे 200 के अधीन जब कंप्लेंट फाइल होती है तो वहाँ पे जो पेश करता है परिवादी है, और जो भी यदि साक्षी कोई है तो उसकी क्या की जाती है, वहाँ पे उसको एग्जामिन किया जाता है, परीक्षा की जाती है। उसके पश्चात क्या कर दिया गया है, 204 के अधीन आदेश का जारी कर दिया, यानी कि जो प्रोसेस है वो इशू कर दिया गया है। प्रोसेस का मतलब जो समन, जैसे समन जारी होता है, वारंट जारी होता है, वो चीज़ यहाँ पर वो जारी हो गई है। अब जब जारी हो गई है तो जब अभियुक्त आता है तो क्या कहता है कि मुझे प्ली बार्गेनिंग करनी है, तो वो क्या कर सकता है, प्ली बार्गेनिंग कर सकता है।
तो ठीक है, तो कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है कि या तो पुलिस रिपोर्ट पे मामला संचित हुआ हो, और दूसरा क्या है, कंप्लेंट पे आया, और कंप्लेंट पे आने के बाद क्या हुआ हो कि 200 के अधीन साक्षी की परीक्षा की जा चुकी है। ये भी आपको याद रखना है कि साक्षी परीक्षा की गई है परिवादी की, और उसके बाद 204 के अधीन प्रोसेस इशू हुआ है, यानी कि 204 के अधीन आदेशिका जारी हुई है, समन या वारंट। तब यहाँ पे इन लोगों को, ऐसे अभियुक्तों के संबंध में क्या होगा, यह चैप्टर यानी कि चैप्टर 21A अप्लाई होगा। तो ये हो गई बात। अब कहाँ पर लागू नहीं होता है, अब इसकी बात कर लेते हैं। अब 265A में, ठीक है, 265A में जो अभी 2 पॉइंट पढ़ा उसके नीचे लिखा हुआ है कि कहाँ पर लागू नहीं होता, उसको मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया है, आप उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो कि यदि जो अपराध देश की सामाजिक या आर्थिक दशा को प्रभावित करते हैं, यानी कि जो अपराध हुआ है ऐसा अपराध है कि जो सोशियो इकोनॉमिक यानी कि जो सामाजिक आर्थिक दशा है, समाज में बुरा प्रभाव डालता है, ठीक है ना, सामाजिक आर्थिक दशा को प्रभावित करता है, तो ऐसे अपराध में प्ली बार्गेनिंग नहीं हो सकती। ये पहली कंडीशन होगी। अब दूसरी कंडीशन ये है कि यदि मान लीजिए जो अपराध है वो किसी महिला के विरुद्ध है, तब महिला के अगेंस्ट में अपराध हुआ है तो उसकी प्ली बार्गेनिंग नहीं हो सकती। और तीसरी चीज़ आती है कि यदि 14 वर्ष से कम आयु के बालक के विरुद्ध अपराध हुआ है, तब वहाँ पर भी ये नहीं अप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना, चैप्टर 21A यानी प्ली बार्गेनिंग के लिए एप्लीकेशन अभियुक्त नहीं दे सकता है। और फोर्थ आता है आपका 265L में दिया हुआ है, यानी कि सेक्शन 265 के L में कि बालक की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2000, ये एक एक्ट बना हुआ है। इसकी धारा 2 के खंड टा में परिभाषित जो किशोर या बालक है उस पर भी यह अप्लाई नहीं होता है प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर, ठीक है। तो यहाँ पे 4 चीज़ें बताई गई हैं कि जहाँ पर यह लागू नहीं होता है प्ली बार्गेनिंग। कहाँ कहाँ पे, तो सबसे पहले कि सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशन को प्रभावित करता है वो महिला के विरुद्ध है, 14 वर्ष से कम आयु के बालक के विरुद्ध है, या फिर 265L में बालक की देखरेख संरक्षण अधिनियम। ये जो चौथा पॉइंट है ये आपको इस चैप्टर के लास्ट सेक्शन में मिलेगा, ठीक है। तो ये लास्ट, इस चैप्टर के लास्ट सेक्शन है, यहाँ पर आपको इसको भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है क्योंकि वहाँ सेम यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस पर भी लागू नहीं होता है प्ली बार्गेनिंग, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें यहाँ पर ये प्ली बार्गेनिंग लागू नहीं होती है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं 265B के तरफ। अब ये तो हो गई कि किस पर लागू होता है, ठीक है, और कैसे लागू होगा, यानी कि पुलिस रिपोर्ट पर होगा तो कब, 173 के तहत, ठीक है, जो रिपोर्ट सबमिट कर दी जाती है। और कंप्लेंट पर आती है तो यहाँ पे 200 के अधीन परिवादी और साक्षी की परीक्षा कर ली गई है, 204 के अधीन आदेश का यानी प्रोसेस इशू हो गई है, उसके बाद प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर आता है। अब ये तो बात हो गई। अब आवेदन कैसे किया जाएगा 265B में देखते हैं। 265B इसका पहला क्लॉज क्या कहता है, सौदा विभाग के लिए आवेदन यानी कि एप्लीकेशन देने की बात की जा रही है इस सबसेक्शन में। सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति, ठीक है ना, आवेदन कौन कर सकता है, जो अभियुक्त होगा उसी के माध्यम से ही आवेदन होगा, उसी के द्वारा आवेदन होगा। अदरवाइज कोई उसके बिहाफ पे कोई ये नहीं करेगा कि उसके घर वाले कोई कर रहे हैं, कोई और व्यक्ति कर रहा है। ये अभियुक्त की स्वेच्छा से होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा क्यों लिखा है, क्यों अभियुक्त करेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है जिसके ऊपर केस चल रहा है वो चाहता है कि वो पूरी तरह से बरी हो जाए, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, सज़ा कम किया जाता है लेकिन सज़ा दी जाती है। तो वही होता है कि इसको सज़ा ना मिले, इसको पूरी तरह ट्रायल चले और यहाँ पर इसको क्या किया जाए, बरी किया जाए, चार्ज से मुक्त किया जाए, ठीक है। तो ये चाहते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए एक को लगता है कि भैया दोष सिद्धि तो होगी, तो ट्रायल चलाने से का मतलब है टाइम वेस्ट तो होगा, तो यहाँ पे क्या करता है, ये एप्लीकेशन देता है, आवेदन फाइल कर सकेगा जिसमें ऐसे अपराध का विचारण लंबित है, यानी कि जिस कोर्ट में इसका मामला पेंडिंग में है, ठीक है, जिस कोर्ट में इसका ट्रायल चलना है वहीं पे क्या करेगा, उसी कोर्ट में एक आवेदन देगा। दूसरा सब क्लॉज कहता है कि उपधारा 1 के अधीन आवेदन में उस मामले का संक्षिप्त वर्णन होगा, यानी कि जो मामला है, जिस मामले का उस पर कार्रवाई चल रही है उसका संक्षिप्त वर्णन लिखेगा कि भैया कौन कौन से अपराध का इसमें चार्ज लग रहा है उसके ऊपर, और कौन अपराध की कैसे प्रकृति है, इन सारी चीज़ों को लिखेगा जिसके संबंध में आवेदन फाइल किया गया है। और उसमें उस अपराध का वर्णन भी होगा जिसमें वह मामला संबंधित है,
तथा उसके साथ अभियुक्त का शपथ पत्र होगा। भाई उसने वो स्वेच्छा से कर रहा है, स्वेच्छा से जब कर रहा है तो वो अपना एक शपथ पत्र देगा, ठीक है ना, ओथ में ये करेगा कि जिसमें कथित होगा कि उसने विधि के अधीन उस अपराध के लिए उपबंधित दंड की प्रकृति और सीमा को समझने के पश्चात, यानी कि जो भी चार्ज उस पर लगा है कि भैया आपने यह अपराध किया है, अब उसको ऐसा लगता है कि भैया इसकी दंड की प्रकृति कैसी है, उसकी सीमा को समझता है कि कितना दंड दिया जा सकता है, वो उसको समझ गया है, ठीक है। अब इस समझने के पश्चात क्या करता है, अब समझेगा कैसे, और भाई उसका वकील होगा, वो समझाया होगा। तब वहाँ पे क्या हुआ, समझने के पश्चात मामले में स्वेच्छा कैसे करेगा, स्वेच्छा वॉलंटरली यहाँ पे किया जा रहा है। वॉलंटरली कहाँ परिभाषित है आपका आईपीसी के सेक्शन 39 में। तो स्वेच्छा से सौदा अविभाग दाखिल किया है, और यह कि उसने किसी न्यायालय में इससे पूर्व ऐसे मामले में जिससे उसे उसी अपराध से आरोपित किया गया था सिद्ध दोष नहीं ठहराया गया है। यानी कि जिस अपराध के लिए वो क्या कर रहा है, सौदा विभाग का आवेदन दाखिल कर रहा है, इससे पूर्व किसी अन्य न्यायालय के द्वारा कभी भी वहाँ सिद्ध दोष नहीं ठहराया गया है, उसी अपराध में आरोपित ना किया होगा। यदि एक बार यहाँ पे उसको क्या किया गया है, आरोपित कर दिया गया है, तो यहाँ पे प्ली वार्निंग का यहाँ एप्लीकेशन नहीं दे सकता है। उसके बाद थर्ड यहाँ पे आता है कि न्यायालय उपधारा 1 के अधीन आवेदन प्राप्त होने के पश्चात, अब यहाँ पे न्यायालय का रोल आ गया, अभी तक न्यायालय के यहाँ पे नहीं आया था, ठीक है। न्यायालय ऊपर क्या कर रहा था, न्यायालय खुद नहीं कर रहा था, आवेदन कौन कर रहा था, अभियुक्त कर रहा था। प्ली बार्गेनिंग का मुद्दा कौन उठाएगा, अभियुक्त उठाएगा। अभी न्यायालय आ रहा है कि न्यायालय को आवेदन प्राप्त हो गया। अब न्यायालय क्या करेगा, आवेदन प्राप्त होने के पश्चात लोक अभियोजक या परिवादी को, यानी कि जो कंप्लेनेंट था, और यदि मान लीजिए कंप्लेंट नहीं है, पुलिस रिपोर्ट पे मामला आया है, तो मामले को कौन हैंडल करता है सरकार की ओर से, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। तब वहाँ पे उसको क्या किया जाएगा, और साथ ही अभियुक्त को मामले की नियत तारीख को हाजिर होने के लिए सूचना जारी करेगा। अब यहाँ पे जो न्यायालय है एक नोटिस जारी करता है, किसको किसको कर रहा है, यहाँ पे लोक अभियोजक को, परिवादी को, और साथ ही अभियुक्त को भी यहाँ पे बताएगा कि भैया इस तारीख को आपको क्या होना है, हाजिर होना है। किस लिए भाई, प्ली बार्गेनिंग का मुद्दा उठाया ना, तो उसके डिस्कशन के लिए। तो यहाँ पे उपधारा 3 के अधीन नियत तारीख को, अब जो तारीख नियत हो गई उपधारा 3 के अंतर्गत, अब उसी तारीख पर लोक अभियोजक या मामले का परिवादी और अभियुक्त हाजिर होते हैं। वह न्यायालय के अपना समाधान करने के लिए अभियुक्त के आवेदन स्वेच्छा से दाखिल किया है, अभियुक्त के बंद कमरे में परीक्षा करेगा। अब यहाँ पे क्या है, न्यायालय क्या करेगा, अभियुक्त की परीक्षा करेगा कि भैया जो अभियुक्त है उसने स्वेच्छा से किया है कि नहीं किया है, कि वो किसी ने के दबाव में आके कर दिया है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि अभियुक्त ने आवेदन स्वेच्छा से किया है कि नहीं, अभियुक्त की बंद कमरे में परीक्षा करेगा। अब जहाँ मामले का दूसरा पक्षकार उपस्थित नहीं होगा, यानी कि एक पक्षकार तो आ गया, अब दूसरा पक्षकार ही नहीं आया, अभियुक्त तो आ गया, उसमें दूसरा पक्षकार नहीं आया, या दूसरा पक्षकार आ गया तो यहाँ पे अभियुक्त नहीं आया। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो न्यायालय का यदि ये समाधान हो जाता है, यहाँ पे 2 पॉइंट बता दिए गए कि न्यायालय का समाधान हो जाता है कि आवेदन अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा से फाइल किया गया है, वहाँ हुआ है यथा इससे लोक अभियोजक या परिवादी और अभियुक्त को मामले के पारस्परिक संतोष पर निपटाने के लिए समय देगा। अब यहाँ पे क्या है कि जब न्यायालय का समाधान हो जाता है कि आवेदन अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा से फाइल किया गया है, तब यहाँ पे तो एक डेट देगा संतोष पर निपटारे के लिए कि भैया आप क्या करो, इसको डिस्पोजिशन के लिए आप एक तारीख ले लो, उस एक समय ले लो जिसमें क्या किया जाएगा, अभियुक्त द्वारा पीड़ित व्यक्ति को मामले के दौरान प्रतिकर और अन्य खर्चा देना सम्मिलित है। इस तत्पश्चात मामले की आगे सुनवाई के लिए तारीख हो, यानी कि अभियुक्त बोलेगा जो पीड़ित है, ठीक है ना, जिसने यदि मान लीजिए कंप्लेनेंट है तो कंप्लेनेंट से क्या कहेगा, भैया आप कुछ एक काम करो, अभी कौन कह रहा है, अभियुक्त, कि आप कुछ पैसे रख लो, आप जो भी मामला है उसको कम करवा दो, ठीक है ना, सज़ा है उसको कम करवा दो। जैसे जो सेक्शन लगी है तो उसको कम करवा के चीटिंग, मान लीजिए चीटिंग है तो चीटिंग का लगवा दो, ठीक है ना, कम सज़ा होगी तो जल्दी छूटेगा। समय किसका बचेगा, दोनों का बचेगा, किसका ये अभियुक्त का भी समय बचेगा, कोर्ट का समय बचेगा, यहाँ पे जो पीड़ित है उसका भी समय बचेगा, तो आना जाना खर्चा लगा रहता है पूरा। तो यहाँ पे इन सभी को बचाने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे
इन सब के बारे में यहाँ पे डिस्कशन होगी। अब तक पश्चात क्या किया जाएगा, मामले के आगे की सुनवाई के लिए तारीख नियत करेगा। कौन नियत करेगा? ये न्यायालय करेगा। अब मान लीजिए यदि न्यायालय को ये पता चलता है, ऊपर तो हो गया कि न्यायालय को पता चलता था कि वहाँ पे आवेदन जो है स्वेच्छा से किया गया है। अब मान लीजिए जो आवेदन था वो स्वेच्छा से नहीं किया गया है, तब क्या किया जाएगा कि उसे किसी न्यायालय द्वारा मामले में जिस अपराध का आरोप था निर्दोष ठहराया गया था, उस संहिता के उपबंधों के अनुसार प्रकरण में जहाँ उपधारा 1 के अधीन आवेदन फाइल किया गया था आगे कार्रवाई करेगा। यानी कि यदि मान लीजिए जो स्वेच्छा से आवेदन नहीं किया गया है, तब यहाँ पे क्या किया जाएगा कि जो आवेदन जहाँ पर फाइल किया गया था, कहाँ पर फाइल किया गया था, उपधारा 1 जो 265B का क्लॉज 1 था, वहाँ पे मामले ये आवेदन किया गया था। अब आवेदन यहाँ पे कार्रवाई ऐसे की जाएगी कि मान लो कि उसे आवेदन किया ही नहीं गया था और जैसे ट्रायल चलती है उसी प्रकार से पूरी ट्रायल चलेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका 265B। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब 265C, अब इसको हम पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, जहाँ पे हम पूरा डायग्राम फॉर्म समझते हैं, यहाँ पे आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, नहीं तो वहाँ पे डायग्राम फॉर्म में छोटा सा है, जल्दी समझ में आ जाएगा। अब 265C क्या कहता है कि पारस्परिक संतोष पर निपटान के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत, ये इसकी हेडिंग हो गई। तो यहाँ पर क्या है कि 265B के क्लॉज 4 में जहाँ पर ये न्यायालय ने आगे की सुनवाई के लिए तारीख नियत किया था, अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो वहाँ पर जो तारीख नियत की गई है, इसमें अब 2 चीज़ें बताई गई हैं। पहले कि पुलिस रिपोर्ट पे यदि मामला संशोधित हुआ है या पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा मामला संशोधित हुआ है, यानी कंप्लेंट वगैरह पे आई है, तो ये इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब इसमें क्या है कि प्रक्रिया पूरी बताई गई है, जो तारीख नियत की गई थी उसकी पूरी प्रोसीजर बताई गई कि अब आगे की प्रोसीजर क्या होगी। अब इसको जो मामला है उस वहाँ पे इसका निपटान कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, न्यायालय बैठक बुलाएगा। ठीक है, न्यायालय बैठक बुलाएगा, उसमें क्या करेगा, एक सूचना जारी करेगा, सूचना जारी करके बैठक बुलाएगा। अब बैठक में कौन कौन शामिल होगा, यदि मान लीजिए मामला जो है पुलिस रिपोर्ट पे संस्थित हुआ था, तो वहाँ पे किसको किसको करेगा, 4 लोग हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है पीपी यानी कि लोक अभियोजक, उसको सूचना भेजेगा। दूसरा आईओ यानी कि जिस आईओ का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, यानी कि अन्वेषण अधिकारी जिसने उस मामले की छानबीन की है, अन्वेषण किया है, उसको भी एक सूचना जारी की जाएगी। अभियुक्त और पीड़ित, ये 4 लोग हैं जिनको सूचना जारी की जाएगी कि भैया आप एक काम करिए, एक नियत तारीख है, आप उस तारीख पे सभी लोग बैठक में भाग लीजिएगा। ये होगी पुलिस रिपोर्ट पे। अब पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा यदि मान लीजिए है, तो यहाँ पे 2 लोगों की बात की गई है, या एक तो अभियुक्त को सूचना जारी करेगा और दूसरा पीड़ित को करेगा कि भैया दोनों लोग आना, एक काम करना, आना और अपनी जो भी यहाँ पे रिपोर्ट है उसको क्या करना, सबमिट कर देना। अब दोनों में कॉमन क्या है, अब ये जो लिखी हुई है, अब ये दोनों में आती है कि ये ना पुलिस रिपोर्ट में भी है और ये यहाँ पर भी है, तो मैंने कॉमन लिख दिया है कि न्यायालय की ड्यूटी है कि देखे कि सारी प्रक्रिया स्वेच्छा से हो, यानी कि जो बैठक हो रही है वो स्वेच्छा से होनी चाहिए। ये न्यायालय की देखने की ड्यूटी है, ये कर्तव्य है। और दूसरा चीज़ है कि अभियुक्त यदि ऐसी वांछा करता है, यानी कि अभियुक्त यदि चाहता है, चाहे पुलिस रिपोर्ट वाला हो चाहे पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा वाला, ठीक है, यह कंप्लेंट पर हो, तो अभियुक्त यदि चाहता है तो उसका एडवोकेट भी उस बैठक में भाग ले सकता है। ये बताया गया है 265C में। बस इतना ही है, इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, अब इतना है ही है इसमें। तो आई होप आपको ये 265C समझ में आया होगा। तो इसमें क्या बताया गया था, शॉर्ट में बात करें तो न्यायालय बैठक बुलाएगा, सूचना जारी करके, पुलिस रिपोर्ट में है तो 4 लोगों को भेजेगा नोटिस, किसको पीपी यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, एक्यूज और विक्टिम, ये 4 लोग हैं जहाँ पे बैठक में भाग लेते हैं। और पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा यानी कंप्लेंट पर आती है जो मामले हैं, उसमें प्ली बार्गेनिंग के लिए अभियुक्त और पीड़ित को सूचना दी जाएगी न्यायालय के द्वारा कि एक निश्चित तारीख पर आप दोनों आके बैठक में भाग लें। अब न्यायालय की ड्यूटी क्या रहेगी कि सारी प्रक्रिया कैसी हो, स्वेच्छा से होनी चाहिए, और ये अभियुक्त यदि वांछा करता है तो एडवोकेट उस बैठक में भाग ले सकता है। ये तो हो गई 265C की। अब इसके बाद जब ये बैठक पूरी हो जाती है तो बैठक के बाद क्या होता है, एक रिपोर्ट बनती है। ठीक है, रिपोर्ट कौन बनाएगा, जो यहाँ पे भाग ले रहे हैं।
तो 265D क्या कहता है कि निपटान की रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत होनी चाहिए, यानी कि पारस्परिक संतोषपद निपटान की रिपोर्ट का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना। तो यदि मामला का यदि निपटान हो गया है, ठीक है, जो ऊपर अभी बैठक हुई है, तो उसमें क्या हो गया कि जो मामला था उसका निपटान हो गया, अभियुक्त जो है और जो विक्टिम है दोनों में ये निपटान हो गया कि भैया जो मामला चल रहा है उसको कम कर दिया जाए, ठीक है। जो अभियुक्त है प्रतिकर देने को तैयार हो गया और वो भी मान गए जो पीड़ित थे। तब यहाँ पे क्या हो गया कि पहला तो न्यायालय बयान रिपोर्ट तैयार करेगा। अब जब ये रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत हो जाती है, ये वाली, ठीक है ना, कौन सी, डिस्पोजिशन वाली कि सेटिस्फैक्ट्री वाली, कि अभियुक्त और जो पीड़ित हैं दोनों मान गए हैं, तब यहाँ पे क्या किया जाएगा, इसके रिपोर्ट के बाद न्यायालय एक रिपोर्ट बनाता है। कौन सी रिपोर्ट बनाता है, डिस्पोजिशन रिपोर्ट बनाता है, यानी बयान रिपोर्ट तैयार करता है, जिसमें क्या करता है, जो बैठक में जितने भी लोग भाग लिए हैं ना उनके सभी के हस्ताक्षर लेता है। ये हो गई 265D में। अब यहाँ पे यदि मान लीजिए जो मामला है उसका निपटान ही नहीं हुआ, ठीक है, एक तो कंडीशन पहले आई थी 265B के क्लॉज 4 के सबसेक्शन बी में, ठीक है, वहाँ पे आया था कि यदि मान लीजिए आवेदन स्वेच्छा से नहीं किया गया था तो मामला फिर से उसी तरह ट्रायल में चलेगा, ठीक है। एक तो कंडीशन वो हो गई। अब दूसरा यहाँ पे आता है कि मान लीजिए बैठक तो हुई, अब यहाँ पे उनका निपटान नहीं होगा, बोले कि नहीं भैया ट्रायल चलने दो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। तब यहाँ पे क्या किया जाएगा, न्यायालय एक ऐसा संप्रेक्षण रिपोर्ट, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन है जो भी हुई है उनके बीच में बैठक में, उसको क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। और 265B के क्लॉज 1 में जहां आवेदन किया गया था, अब उसी के वहां से ऐसा माना जाएगा वो जो आवेदन था वो आवेदन नहीं किया गया था और पूरी तरह से वो ट्रायल जैसे चलनी थी उसी तरह से ट्रायल चलेगी। पूरा एविडेंस रिकॉर्ड होगा, ठीक है, जो सारे विटनेस आएंगे, ये सारे दस्तावेज पेश होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई। अब मान लीजिए यहाँ पे 265D के तहत ये पहला वाला कंडीशन था कि मामले का निपटान हो गया, बयान रिपोर्ट तैयार करेगा, कौन तैयार करेगा, न्यायालय तैयार करेगा। जो इसमें क्या करेगा, जो बैठक में भाग लेने वाले हैं सभी के हस्ताक्षर करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जो हस्ताक्षर हुए हैं, अब उसके बाद क्या करेगा, 265E आता है। 265E क्या कहता है, मामले का निपटान। अब मामले का निपटान कैसे किया जाएगा, जब संतोषप्रद बयान तैयार हो गया, यानी कि डिस्पोजिशन रिपोर्ट तैयार हो गई न्यायालय के द्वारा, तब यहाँ पे क्या करेगी, जो एक्यूज्ड है उसको प्रतिकर देने का आदेश कर सकता है, या 360 के अधीन, जो धारा 360 CRPC है, भर्त्सना या परिवीक्षा के अधीन उसको यहाँ पे इसका आदेश कर सकता है। अब दूसरा आता है दंड में, कभी इसको जो 265E है इसको बैरेक्ट से आसानी से समझ में आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर नहीं आएगा, तो इसको बैरेक्ट से समझते हैं 265E का। अब यहाँ पे 265E आप देखेंगे कि मामले का निपटारा हो रहा है अब, ठीक है। मामले का निपटारा कैसे होगा, जो डिस्पोजिशन रिपोर्ट तैयार हो गई थी तब वहाँ पे जो अभियुक्त है उसने अपना आरोप स्वीकार कर लिया और मामले को छोटा कर दिया गया, यानी कि जैसे बड़ी धारा लगी थी उसको छोटा करके चीटिंग वगैरह का बना दिया गया। तो यहाँ पे क्या है कि अब एक्यूज्ड को अब देखिए एक कंडीशन तो आएगी, दोष सिद्धि तो होगी, ठीक है, कन्विक्शन तो होना तय है यहाँ पर, ठीक है, चाहे किसी भी प्रकार को, यहाँ पे जितने टाइप दिए हैं उस प्रकार से होगी, निम्नलिखित रीति से होगी। यहाँ पे मैनर बता दिए गए हैं कि निपटारा किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहली चीज आती है कि न्यायालय पीड़ित व्यक्ति को धारा 265D के अधीन निपटारे के अनुसार प्रतिकार देगा और दंड की मात्रा अभियुक्त को सदाचार की परिवीक्षा या धारा 308 के अधीन भर्त्सना के पश्चात छोड़ने अथवा अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, यानी कि जो यहाँ पे अपराधी परिवीक्षा अधिनियम बना है, ठीक है ना, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, ठीक है, या फिर तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अभियुक्त के संबंध कार्रवाई करने के विषय में पक्षकारों की सुनवाई करेगा और अभियुक्त पर दंड आरोपित करने के लिए पश्चातवर्ती खंडों में निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन, यानी कि ये सारी चीज़ें जो है ना, मामले का निपटारा, दंड में कमी, भर्त्सना के पश्चात छोड़ना, ये किस प्रकार से करेगा, जो आगे नीचे बताई गई हैं। कौन कौन सी चीज़, BCD, इसी 265E के ई में क्लॉज BCD में जो रीति बताई गई है उस प्रकार से यहाँ पे आगे की प्रक्रिया की जाएगी, दंड दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा आता है, B नंबर में, कि खंड का के अधीन पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात, यानी जो खंड का है उसने सुनवाई करेगा, पक्षकारों की सुनवाई करेगा, उसके पश्चात यदि न्यायालय का यह मत है, यानी कि न्यायालय चाहता है कि धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम
या तत्समय किसी अन्य विधि के अधीन जो भी अभियुक्त को मामले के आकर्षित होते हैं तो यथास्थिति अभियुक्त को परिवीक्षा पर छोड़ सकेगा और किसी ऐसी विधि का भी लाभ दे सकेगी जो अन्य विधि यहाँ पे लिखी हुई है उस विधि के अधीन भी यदि कोई है वहाँ पर लाभ दे सकती है। यानी कि परिवीक्षा पर छोड़ना चाहता है तो परिवीक्षा पर छोड़ सकता है, प्रोबेशन पर छोड़ सकता है और किसी अन्य विधि का भी उसको लाभ दे सकता है। पहली कंडीशन तो ये कि पहली मैनर तो ये हो गई। अब दूसरा आता है कि खंड खा के अधीन पक्षकारों को सुनने के पश्चात, यानी जो ऊपर हमने अभी पढ़ा उसको सुनने के पश्चात ये न्यायालय को यह पता चलता है कि अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध के लिए विधि में न्यूनतम दंड उपबंधित किया गया है तो वह अभियुक्त को ऐसे न्यूनतम दंड के आधे दंड, यानी कि जो अपराध किया गया है और अब उस अपराध के लिए न्यूनतम दंड दिया गया है। देखते हैं ना आईपीसी में लिखा रहता है कि कम से कम 5 वर्ष और अधिक से अधिक 10 वर्ष तक यहाँ पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है ना, ऐसा मान लीजिए लिखा है कहीं, तो कम से कम कितना है 5 वर्ष। अब 5 वर्ष का आधा कितना होगा 2.5 वर्ष, ठीक है ना, 2.5 ईयर। तब यहाँ पे 2.5 वर्ष का क्या किया जा सकता है, उसको सजा दिया जा सकेगा। तो किसका, न्यूनतम दंड का, ठीक है ना, यहाँ पे न्यूनतम का बोला गया है। ठीक है, तो न्यूनतम दंड का क्या किया जाएगा, आधे दंड से दंडित किया जा सकता है। और डी नंबर का पॉइंट आता है, यदि मान लीजिए न्यायालय को पता चलता है कि अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध खंड खा और गा के अंतर्गत नहीं आता, यानी कि बी और सी के अंतर्गत उसका मामला नहीं आता, तो अभियुक्त को यथास्थित अपराध के लिए उपबंधित या बढ़ाए जा सकने वाले दंड के 1/4 दंड दे सकते हैं। यानी कि मान लीजिए यदि न्यूनतम दंड नहीं दिया है तो क्या होगा, यदि जो भी दंड दिया, अधिकतम दंड दिया है ना, तो अधिकतम दंड का क्या करना होगा, 1/4 यहाँ पे पनिशमेंट उसको मिल जाएगी, वो अधिकतम का 1/4। ये हो गया 265E। ये आयो आपको ये पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं 265F के बारे में। अभी 265E हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, जो प्रतिकर की मात्रा है दंड में कमी, न्यूनतम दंड का आधा, ठीक है, अधिकतम का 1/4, न्यूनतम नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे क्या है, निर्णय सुनाएगा। अब ये डिस्पोजिशन रिपोर्ट तो हो गई, निर्णय भी तो सुनाएगा, बिना निर्णय के कहाँ से उसको दंड मिल जाएगा। तो 265F में अब आता है कि निर्णय कैसे होगा, वो खुले न्यायालय में, ओपन कोर्ट में होगा। तो ओपन कोर्ट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर जनता का आसानी से पहुँच हो, वो कहलाता है खुला न्यायालय। तो खुले न्यायालय में निर्णय होगा और उस पर न्यायाधीश क्या करेगा, उस पर हस्ताक्षर करेगा। ये हो गया 265F। अब 265G क्या कहता है कि 265F की कोई भी अपील नहीं होगी। अब 265F में जो यहाँ पे निर्णय दिया गया है उसकी कोई भी अपील नहीं होगी, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है कि आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो विशेष इजाज़त याचिका है, यानी कि SLP होती है, उसके तहत क्या किया जा सकता है, यहाँ पर अपील की जा सकती है, यानी कि SLP लगाई जा सकती है। स्पेशल लीव पिटीशन कहलाती है, जो सुप्रीम कोर्ट में लगती है। अब दूसरा आता है कि आर्टिकल 226 227 में रिट याचिका भी लग सकती है। कहाँ पर लगेगी, ये हाई कोर्ट में लगती है रिट याचिका। तो 226 और 227 का पावर किसके पास है, हाई कोर्ट के पास है। SLP कहाँ लगती है, सुप्रीम कोर्ट में। इन दोनों में जा सकता है, अदरवाइज इसके पास कोई रेमेडी नहीं है, यहाँ पे किसी भी प्रकार की अपील नहीं होगी। ये हो गया आपका 265G। यहाँ पे निर्णय भी हो गया, अपील भी नहीं हो रही है, अपील हो रही है तो कुछ एक्सेप्शन भी हो रही है। अब आता है आपका 265H। ठीक है, तो 265H क्या कहता है, न्यायालय की शक्ति। अब न्यायालय की शक्ति क्या होगी, इस चैप्टर 21A के तहत क्या होगी, न्यायालय की शक्ति, उसको जमानत देने का राइट होगा, ठीक है ना, विचारण करने का राइट होगा, संहिता के अन्य जो भी शक्तियां हैं, सारी शक्तियां इन ऐसे न्यायालय को होगी। 265I क्या कहता है, मुजरा, यानी कि जो सेट ऑफ होता है, सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अब देखेंगे 428, ठीक है, 428 में है और यहाँ पे 265I मुजरा का प्रावधान किया गया है। मुजरा का मतलब होता है कि यदि मान लीजिए जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी पुलिस के द्वारा और उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो अभियुक्त है वो मान लीजिए 4 महीने जेल में रहा,
तब जो भी दंड यहाँ पे दिया जा रहा है ना, मान लीजिए 1 साल का दंड दिया जा रहा है, तब 1 साल के दंड में ये जो 4 महीना है इसको सेट ऑफ करके माइनस कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे कितने महीने बचे, 8 महीने। 8 महीने का अब यहाँ पे उसको यहाँ पे जेल में भेजा जाएगा। बाकी 4 महीने का क्या कर दिया जाएगा, मुजरा यानी सेट ऑफ कर दिया जाएगा। और इसी को 428 के जो 428 में जो उपबंध है वो यहाँ पे सेम एज इट इज यहाँ पे लागू होंगे। अब आता है आपका 265J। 265J क्या कहता है, व्यावृत्ति यानी सेविंग क्लॉज यहाँ पे बताया गया है। अभी 265 जो J है सेविंग क्लॉज, इस अध्याय के उपबंध इस संहिता के किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर उनसे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे। यानी कि जो इस चैप्टर में दिए हुए हैं जो बातें बताई गई हैं, यदि दूसरे चैप्टर में जो बातें बताई गई इस अधिनियम में कहीं और कुछ और कहा गया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे ये चैप्टर लागू होगा। ठीक है ना। अगर कहीं और बताया गया कि इस चैप्टर का कोई उपबंध लागू नहीं होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लागू होगा ही ये प्ली बार्गेनिंग के टाइम पे। ठीक है ना। इस बात का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि इस अध्याय के किसी उपबंध को अर्थ को सीमित करती है, यानी कि इस अध्याय में जो उपबंध बताए गए उसको सीमित नहीं करती, लिमिटेड नहीं किया गया है, लिमिट नहीं बांधी गई है कि इतना ही रहेगा। ठीक है ना। कहीं और जो चाहे वो लिखा हो किसी बात के होते हुए भी ये इस चैप्टर पूरा अप्लाई होगा। अब एक लास्ट सेक्शन आप देख लीजिए 260, जैसे कि मैं पहले बताया हूँ कि जो इस यहाँ पर जो कथन किए गए हैं इस चैप्टर में प्ली बार्गेनिंग के टाइम पे जो भी उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने अपराध किया, तो जो उसने कहा है उसको सिर्फ इसी चैप्टर के अधीन उपयोग किया जाएगा। ऐसा नहीं माना जाएगा कि 164 के तहत आपका जो स्टेटमेंट है कन्फेशनल स्टेटमेंट है और कन्फेशन कर लिया गया है आपको यहाँ पे दोषसिद्धि होगी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या है कि पूरी तरह से इस चैप्टर के लिए ही है, अन्य जगह पर कहीं भी इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। तो ये है आपका पूरा प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अब लाया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर ठोंकिएगा। ठीक है, धन्यवाद। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ इस चैनल में। ठीक है, नए नए वीडियोज़ के लिए।